अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल। आमतौर पे आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं जियो न्यूज़ पे, नया पाकिस्तान विद शहजाद इकबाल। लेकिन अब आप मेरा प्रोग्राम देख सकेंगे या मेरा वीलॉग देख सकेंगे एक्सक्लूसिव विद शहजाद इकबाल, जो कि यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी होगा और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप देख सकेंगे मेरा वीलॉग, मेरा तज्जिया शहजाद इकबाल, एक्सक्लूसिव विद शहजाद इकबाल। और इसकी एक वजह है, क्योंकि अब तक मैं नहीं रेगुलरली वीलॉग कर रहा था, लेकिन अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो टेलीविज़न है, वहाँ पे जो लिस्ट है ना डूज़ एंड डोंट्स की, वो बहुत ज़्यादा तवील होती जा रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम तमाम इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर बाकायदा एक पाबंदी लग जाती है या आपको लिमिट कर दिया जाता है कि इस इशू पर आप टीवी पे नहीं बात कर सकते। तो इसीलिए डिजिटल मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ज़्यादा खुलकर बात हो सकती है और वेरियस इश्यूज़ पे बात हो सकती है। यानी कि उन इश्यूज़ पे भी हो सकती है जहाँ पे टीवी पे नहीं हो सकती। लेकिन डिजिटल मीडिया का भी एक इशू है, और वो ये कि यहाँ पे फिर बहुत सारी अनचेक्ड और अनवेरीफाइड खबरें होती हैं, या खबरें तो कहना भी नहीं चाहिए, अफवाहें होती हैं। बहुत सारी फेक न्यूज़ होती है, बहुत सारी मन घड़त कहानियाँ होती हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सोशल मीडिया का। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो जिम्मेदारी हम दिखाते हैं टीवी के ऊपर अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए, अपना कंटेंट आपको बताते हुए, वही जिम्मेदारी हम सोशल मीडिया पे रखें, डिजिटल मीडिया पे रखें। लेकिन वो तमाम बातें भी करें जो हम टीवी पे नहीं कर पाते, लेकिन जिम्मेदारी के साथ करें और आपको असल बात बताएं। ये है असल मकसद मेरे इस वीलॉग का, कि हम आप तक पहुंचाएंगे असल बात। अब आज इस पहले वीलॉग में मैं दो इश्यूज़ पे बात करूंगा। एक तो 27वीं तरमीम, जिसके हवाले से अफवाहें इस्लामाबाद में पिछले काफ़ी महीनों से, हफ्तों से नहीं महीनों से गर्दिश कर रही थी, और हम हुकूमत के लोगों से कहते रहते थे कि 27वीं तरमीम आ रही है, लेकिन वो उसको डिनाई करते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब एक्स पर पोस्ट किया तो उन्होंने वाजे कर दिया कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम के लिए मदद मांगी है। उसमें क्या डिटेल्स है, मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा, और एक एक पॉइंट जो उन्होंने लिखा है अपनी इस पोस्ट में, उस पर मैं आपको खबर भी दूंगा और उस पर मैं अपना तज्जिया भी दूंगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक और इवेंट हुआ है, और वो था DGISPR की ब्रीफिंग, जिसमें मैं भी मौजूद था और बहुत सारे एंकर्स और सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। और आमतौर पे ये होता है कि इस तरह की ब्रीफिंग्स के पहले कह दिया जाता है कि इसमें से ज़्यादातर जो कंटेंट है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम नहीं कोट कर सकते कि आज फलां सिक्योरिटी ऑफिशियल ने या DGISPR ने ये बात कही। अगर किसी सहाफ़ी को वो बात कहनी भी होती है तो वो एक तरीके से उसको सिक्योरिटी ज़राए करके या कुछ उसके इर्द गिर्द जो इंप्रेशन हम हासिल करते हैं वो आप प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन आज जब ये ब्रीफिंग का आगाज़ हुआ तो DGISPR ने कहा कि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं और ये एक ओपन फोरम है, यानी कि आप ऑन रिकॉर्ड इसको बता सकते हैं कि आज ब्रीफिंग में ये बातें की गई हैं। तो मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट ये बड़ी खुशाइन बात थी कि चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अक्सर खुफिया रखने की कोशिश करते हैं, पसे पर्दा कि क्या हो रहा है। तो ये एक ओपन डिस्कशन थी कि आप सवाल पूछें, उनकी जो ब्रीफिंग थी वो भी थी, सवालात भी थे बहुत सारे एंकर्स के, जर्नलिस्ट के, तो वो हमने पूछे और जो बात वहाँ पर हुई मैं चाहता हूँ कि बताऊँ। 3 बुनियादी इशूज़ थे। एक दहशतगर्दी बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में भी ख़ास तौर पे खैबर में और तीरा वैली, ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं। इस पर बड़ी तफसील से बात हुई। अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त हमारे ताल्लुकात हैं और अफ़गान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए उस पर बड़ी तफसील से बात हुई, और फिर ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से कि क्या इंडिया इस वक्त करने जा रहे हैं उस पर भी आज ब्रीफिंग में हमें बताया, और फिर जो सवालात हुए उसमें मज़ीद क्लैरिटी भी आई। तो मैं जल्दी जल्दी चाहूँगा कि जो पॉइंट्स आज डिस्कस हुए ब्रीफिंग में, पहले वो आपको बता दूँ। एक तो ये बताया गया कि साल 2025 में जो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ थी उसमें जो IBOs किए गए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, वो पर डे 208 हुए हैं, और टोटल इस साल 2025 में 62,113 हुए हैं, जिसमें 1600 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। 128 दहशतगर्द जो है वो अफ़गान नेशनल थे, और जहां दहशतगर्दों का बड़ा नुकसान हुआ है वहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ये साल बहुत ही ज़्यादा खूनी साल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं। सिर्फ अगर जो ऑफिसर्स और जवान हैं फ़ौज के उनकी बात की जाए तो उसका नंबर है 582 ये शहादतें हुई हैं। अगर इसमें आप पुलिस का और जो दूसरी फोर्सेस हैं उसका नंबर ऐड कर लें तो ये नंबर 1000 से तजावज़ कर जाता है। तो ये ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, और जहाँ दहशतगर्द मारे जा रहे हैं वहीं पे हमारे जो जवान, हमारे जो अफसर हैं वो भी इसमें शहीद हो रहे हैं। तो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं वो रायगा ना जाए और इस मुल्क में जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म हो। तो ये बताया गया कि इस वक्त जो दहशतगर्दी है उसमें एक बात तो बार बार की जाती है कि नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की भी है। लेकिन जो बार बार एक बात में एम्फेसिस था
वो ये था कि इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल, क्रिमिनल और टेररिस्ट का एक नेक्सस है, इनका गठजोड़ है। और ये जो पॉलिटिकल सरपरस्ती है क्रिमिनल्स की, उस वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। और इस हवाले से किसी सियासी जमात का आज नाम नहीं दिया गया। इनफैक्ट मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जब जो स्लाइड दिखाई गई थी इस नेक्सस के हवाले से, तो उसमें जो पॉलिटिकल सपोर्ट थी या फैसिलिटेशन थी या सहूलतकारी थी, उसका जो बॉक्स था वो खाली छोड़ा गया था। उसमें किसी सियासी जमात का या किसी सियासी शख्सियत का नाम नहीं था, लेकिन ये बताया गया कि सियासी सरपरस्ती होती है क्रिमिनल्स की, और फिर वो ऑब्वियसली ट्रांसलेट हो रही है दहशतगर्दी में। और उसमें जो सबसे बड़ा जो उन्होंने अपने तौर पे एविडेंस पेश किया वो था कि 12,000 एकड़ तीरा वैली और खैबर में ज़मीन है मंशियात की, वहाँ पे मंशियात काश्त की जाती है, 12,000 एकड़। और बताया गया कि यहाँ से जो है ये मंशियात स्मगल होके जाती है अफ़गानिस्तान, वहाँ से भी स्मगल होकर आती है अफ़गानिस्तान से मंशियात खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए, और फिर पूरे पाकिस्तान में वहाँ से सप्लाई होती है। और जो तीरा वैली में जो ये काश्त होती है, ये ना सिर्फ अफ़गानिस्तान स्मगल होती है बल्कि पूरे पाकिस्तान में बताया गया है कि ओपीएम, आइस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रग्स हैं ये सप्लाई होते हैं। और इसका जो गढ़ है वो है तीरा वैली। और तीरा वैली में उन्होंने कहा कि जो सियासी लोग हैं वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, और ऑब्वियसली जो टीटीपी है, जो खारजी है, वो भी इस स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए जो है ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। फिर इस चीज़ को कनेक्ट किया गया इस बात से कि इस वक्त जो आवाज़ें या जो सियासी शख्सियात या सियासी जमात ये कहती है कि टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए, वो इसमें सहूलतकार का रोल प्ले कर रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। पैसा उनको भी जाता है, जो वहाँ पे दूसरे मकामी लोग हैं जो काश्त करते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, और टीटीपी जो खारजी हैं वो भी इससे माली फ़ायदा उठाते हैं। तो पूरा एक ये माली फ़ायदे का एक नेक्सस है और वो इसको चला रहा है। तो बेसिकली नाम किसी सियासी जमात का नहीं लिया गया, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो एक सहाफ़ी है, अच्छा मैं ज़्यादातर सहाफ़ियों के नाम नहीं लूँगा कि किसने क्या वहाँ पर सवाल किया, लेकिन जिनसे मुझे पता है कि मेरी वाकफ़ियत है और जो मुझे पता है कि इस बात पर शायद बुरा नहीं मानेंगे कि उनसे पूछे बगैर नाम क्यों लिया गया, तो मैं उनमें से एक का नाम ले लेता हूँ। मंसूर अली ख़ान साहब ने फिर ये सवाल किया वहाँ पे कि आपने कोई सियासी जमात का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जो इम्प्रेशन हम लेके जा रहे हैं वो यही है कि आपका इशारा पीटीआई की तरफ है। नाम लिए बगैर आपने सोहेल आफरीदी, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो खैबर से है, वो तीरा की बात करते रहते हैं, तो आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मंसूर अली ख़ान का ये सवाल था कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी का नेक्सस है इस क्राइम नेटवर्क के साथ, इस टेररिज्म के साथ। और फिर इसके फॉलोअप में एक और ख़ातून वहाँ पे मौजूद थी सहाफ़ी, उन्होंने ये सवाल किया कि बहुत ये बात की गई थी कि क्योंकि ये सहूलतकार है सोहेल आफरीदी साहब, तो इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। DGISPR को कहा कि आपकी जो टेलीवाइज ब्रीफिंग थी उसमें भी आपने ये कहा था कि सहूलतकार जो भी होगा दहशतगर्दी का वो नहीं आगे आ सकते, लेकिन वो फिर एक आईनी प्रोसेस के तहत चीफ मिनिस्टर बन भी गए। तो एग्जैक्टली उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मंसूर साहब ने ये पूछा कि आपकी क्या राय है सोहेल आफरीदी के बारे में, तो DGISPR ने कहा, बड़ा ब्रीफ रिस्पॉन्स था उनका, उन्होंने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक आइनी ओहदा है और वो चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कोई अपनी राय नहीं दी, और बार बार उन्होंने यही कहा कि मैं जिस मनसब पर हूँ, यानी कि ऑब्वियसली वो एक पब्लिक ऑफिस में है, तो उनका काम नहीं है कि किसी सियासी जमात का नाम ले या किसी को पॉइंट आउट करें, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते सियासत में, तो लिहाजा वो किसी सियासी शख्सियत का या सियासी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन जो इंप्रेशन, जैसे मैंने बताया, मंसूर अली ख़ान साहब ने शायद कई लोगों की वहाँ पे तर्जुमानी की कि जो इंप्रेशन वो लेके जा रहे थे वो यही है कि शायद इशारा सोहेल आफरीदी की तरफ है। और आपको पता है हुकूमती लोग तो कह भी चुके हैं बड़ा खुल के कि वो सहूलतकार है दहशतगर्दों के। तो ये वहाँ पे बात हुई। तीरा के वाले से ये भी बताया गया कि वहाँ पे 60 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, लेकिन 2025 में 192 सिक्योरिटी पर्सनल भी शहीद हुए हैं। तो तीरा में जो है दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा इशू है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी जो आज हमें इस ब्रीफिंग में बताई गई है। अच्छा जी, इसके बाद अफ़गानिस्तान पे बात हुई। अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि एक ही हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो बड़ा सिंपल है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान की सरजमीन ना इस्तेमाल करे पाकिस्तान पर हमलों करने के लिए। और इसमें फिर बताया गया कि जो अभी रिसेंट क्लैशेस हुए थे, तो जो पाकिस्तान फ़ौज है उसने कितना स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया जब अफ़गान तालिबान और खारजियों की तरफ से दरअंदाज़ी की जा रही थी पाकिस्तान में, तो उसका फौरी रिस्पॉन्स दिया गया। और वो कह रहे थे कि जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, उसके मुताबिक 206 अफ़गान तालिबान जो हैं वो मारे गए थे इस क्लैश में,
और 112 खारजी जो हैं उनको भी हलाक किया गया था। और उन्होंने सारा डिटेल बताई कि बड़े कंजर्वेटिव नंबर हैं और जो इंटेलिजेंस होती है, जब मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने ये नंबर दिए तो फिर उन्होंने ये दावा किया है। फिर ये भी बताया गया कि बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा वॉर, और आपको पता है भी जब इंडिया और पाकिस्तान की भी जंग हुई थी उसमें इंडियन मीडिया का एक बड़ा नेगेटिव किरदार था, झूठा प्रोपेगेंडा कि लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी, कराची को कब्ज़ा कर लिया गया। तो वो कह रहे थे कि इस दफ़ा भी हमने देखा कि अफ़गान सोशल मीडिया जो है उसका भी एक ट्रेंड नज़र आया, मुख्तलिफ ट्वीट्स भी दिखाए गए कि अफ़गान सोशल मीडिया पे एक चीज़ हाईलाइट होती है, फिर ऑफिशल्स जो है अफ़गान ऑफिशल्स वो उसको टेकअप करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आवाज़ उठती है, फिर इंडियन मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसको पिक करता है। तो इसमें उन्होंने तारीफ़ भी की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को रिबट किया, फेक न्यूज़ को बताया कि कहाँ पे गलत खबरें जा रही हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया के हवाले से जो बात की गई है, हम ये तो सुनते रहते हैं कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है दोबारा, यानी कि इंडिया में कोई एक्टिविटी हो या मकबूजा कश्मीर में कोई एक्टिविटी हो जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला जाए और फिर उसको जवाब बना के पाकिस्तान पर हमला किया जाए। तो आज ये बताया गया और इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि एजाज़ मुल्ला, जिसको कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एजेंसीज़ ने गिरफ्तार किया और वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म्स को बेचना चाहता था या लेके जाना चाहता था इंडिया, उनको गिरफ्तार किया गया था। उस हवाले से ये बताया गया कि अब ये महसूस होता है, इस तरह के शवाहिद हैं कि अब अगर कोई फॉल्स फ्लैग होगा तो वो मकबूजा कश्मीर वगैरह में नहीं होगा, वो होगा डीप सी में, यानी कि समुद्री एरिया में। वहाँ कोई एक्टिविटी हो सकती है जिसका गलत इल्ज़ाम जो है फिर इंडिया पाकिस्तान पर डाले और फिर कोई जवाब बनाए एक्टिविटी के। तो ये उन्होंने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग का खदशा जो है वो मौजूद है। तो 3 ये मोटे मोटे इशूज़ थे। फिर सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। आसमा शराजी साहिबा ने एक सवाल किया जिसमें 2-3 सवाल थे उनके, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में जो है 5000 टीटीपी की जंगजू जो हैं वो पाकिस्तान में आए और पीटीआई इसका ब्लेम डालती है नून लीग पे, नून लीग ब्लेम करती है कि नहीं पीपल्स पीटीआई के दौर में हुआ। तो उन्होंने पूछा एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसके दौर में हुआ था, हकायक आप हमारे सामने रखें। तो उन्होंने कहा डीजीआई स्पेयर का इस पर जवाब था कि देखें बाद में तो कोई भी कुछ क्लेम कर सकता है, लेकिन आप ये देखें कि कौन सी पार्टी है जो मुस्तकिल ये कहती है कि ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, आप दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लोगों से बातचीत करें, और कौन सी जमात है जो उसका शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि टीटीपी के दफातर पाकिस्तान में खोले जाएं। 1 सेकेंड, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन टीटीपी के दफातर वाली बात सबको पता है कि ये बानी पीटीआई इमरान खान कहते रहें, तो ये इशारा उन्हीं की तरफ था, नाम उन्होंने नहीं लिया। बट वो ये बताना चाह रहे थे कि पीटीआई के जो क्लेम है कि नून लीग के दौर में ये लोग आए थे सारे, और ये गलत है। तो इस पर बात हुई। फिर कुछ सवाल जो है जो इंटरेस्टिंग सवाल है मैं उनकी तरफ आ जाता हूँ। उसमें जी मोहम्मद मालिक साहब ने भी ये सवाल किया। उन्होंने ये सवाल किया कि हमें ये बताया जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि एक नेक्सस है दहशतगर्दी का, सियासी जमातों का और टेरर का और क्राइम का, तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, और क्या इसकी वजह यह है कि कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, या फिर आप ये चाहते हैं कि वो अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील करे इसलिए सिर्फ ये दबाव बढ़ाया जाता है। इसके जवाब में ये कहा गया कि किसी का नाम तो नहीं लिया जाएगा इस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सरपरस्ती बिल्कुल मौजूद है और पॉलिटिकल सरपरस्ती की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। हामिद मीर साहब ने वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, मैं देख रहा था, उन्होंने फिर अपने एक्स पे भी उसको पोस्ट किया हुआ है कि अब ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस दी हुई है यूएस को और यूएस के ड्रोन्स हमला करते हैं जाके अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे। तो इस पे जो फॉरेन ऑफिस का रिस्पांस था जो कुछ दिन पहले आया था, वो उन्होंने पढ़ के बताया मोफा का स्टेटमेंट कि कोई ऐसा पैक्ट पाकिस्तान का यूएस के साथ नहीं है कि यूएस के ड्रोन्स जो है वो यहाँ से उड़ेंगे और वहाँ जाके हमला करेंगे। और अगर आपको पता हो जो अभी हमारी रिसेंट नेगोशिएशंस हुई अफ़गान तालिबान के, तो वहाँ पर भी ये खबर आई थी कि अफ़गान तालिबान जो है गारंटी मांग रहे हैं कि यूएस फोर्सेस को आप जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी सरजमीन या अपनी एयर स्पेस के वो अफ़गानिस्तान पर आके हमला करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की गारंटीज़ मांग रहे थे हम लोग, और पाकिस्तान पहले मान गया और फिर बाद में पाकिस्तान ने कहा नहीं हम ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये वो मामला है जिसको हमारी हुकूमत ने और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इसको डिनाई किया था कि ऐसी कोई डिमांड हमसे नहीं की गई, ना तो पाकिस्तान की तरफ से इस डिमांड पर कोई मौक़िफ़ दिया गया और उस मौक़िफ़ को कोई वापस भी नहीं लिया गया। अच्छा जी, फिर एक सवाल जो मैंने उनसे पूछा, 2-3 सवाल मैंने पूछे थे उनसे। एक तो ये कि जो सियासी सरपरस्ती वाला मामला है कि दहशतगर्दी को ये इसकी वजह से पनप रही है, क्या वो लिमिटेड है टू खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में भी यही फैक्टर्स हैं कि क्रिमिनल और पॉलिटिकल नेक्सस है जिस वजह से बलूचिस्तान में इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उस पर उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी स्पेस होगी वहाँ पे लोग फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का,
पेट्रोनेज होगी, लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल जो सपोर्ट है दहशतगर्दी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। बट एक इंटरेस्टिंग बात, दो इंटरेस्टिंग बात है इनफैक्ट, ये मैंने इस पर सवाल किया कि ये जो एक, क्योंकि ब्रीफिंग में बहुत दफ़ा बात की गई कि टीटीपी के साथ बात नहीं हो सकती, एंटी स्टेट जो एक्टर्स हैं उनके साथ बात नहीं हो सकती। हाँ, अफगान तालिबान के साथ इसलिए बात हो रही है कि इंटरिम ही सही, लेकिन वहाँ पे एक हुकूमत मौजूद है, तो काबुल से तो हम हमेशा इंगेज करते हैं, पहले भी किया है, आज भी करेंगे, लेकिन टीटीपी से बात नहीं हो सकती। तो इस पर मैंने उनसे सवाल किया कि ये तो एक फैक्ट के तौर पे कोट किया जाता है कि मिड 2022 में, यानी कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त तो टीटीपी से बाकायदा पाकिस्तान डेलीगेशन के बराह रास्त अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हुए थे, और टीटीपी के जो टॉप कमांडर हैं नूर वली खान, उनके साथ पाकिस्तान डेलीगेशन के मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें मीडिएशन का काम कर रहे थे सिराजुद्दीन हक्कानी। और उसी दौरान हमने देखा था कि एक साल के लिए टीटीपी के साथ पाकिस्तान का एक सीज फायर भी तय हुआ था। कुछ लोग भी हमने छोड़े थे, जिसमें मुस्लिम खान भी थे। आई थिंक मई या जून 2022 में उनको जो है छोड़ा गया था। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि टीटीपी से ना बात हुई है, ना कभी होगी, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, तो 2022 में ये बात कैसे हुई थी, क्यों ये मुज़ाकरात हुए थे? और ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम पे जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे उस वक्त, मंसूर अहमद खान, उन्होंने कंफर्म किया था हमारे शो पे, वो उस वक्त एम्बेसडर थे पाकिस्तान के वहाँ पे, कि बिल्कुल मुज़ाकरात हुए थे टीटीपी के साथ, लेकिन टीटीपी की जो डिमांड्स थी वो इतनी नाजायज़ थी कि उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन बातचीत की हमने कोशिश की थी। तो बहरहाल इसका DGISPR ने जवाब दिया कि लोकल सतह पे तो हम देखते हैं कि जब कुछ कहीं पे इशू होता है तो लोकल कम्युनिटी जो है वो टीटीपी के अगर लोगों से जिरगे में बैठ के किसी किस्म की बातचीत करना चाहती है तो उस सतह पर तो होता है, लेकिन नेशनल सतह पे या रियासती सतह पर यह मुमकिन नहीं है कि टीटीपी से बैठ के बात हो। एक बात जो बार बार वहाँ पे हुई, मुख्तलिफ लोगों ने ये सवाल किया कि हमारे तो अफ़गान तालिबान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसको सपोर्ट करते थे। आपको याद है जब अफ़गान तालिबान आए दोबारा और अमेरिका का इनखला हुआ तो इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं वो टूट गई हैं। ख्वाजा आसिफ उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। तो सब तो ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट कर रहे थे, और इससे पहले भी पाकिस्तान की एक तारीख रही है, हम उनको सपोर्ट करते रहे अफ़गान तालिबान को। तो इस जो बात को जो है ज़ाहिर करने की कोशिश की गई कि नहीं, काबुल में जो भी हुकूमत होगी उनसे हम बात करेंगे, चाहे अशरफ गनी की हो, चाहे अचकज़ई की हो या अफ़गान तालिबान की हो, उनसे हमें ताल्लुक़ रखना है। तो कोई खसूसी तौर पर पाकिस्तान जो है फैसिलिटेट नहीं करता या फिर ख्वाहिशमंद नहीं था कि अफ़गान तालिबान आ जाए। तो इस पर एक साफ़ी हैं, फ़ॉरेन ऑफिस बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो सारी बात यहाँ पे हो रही है कि अफ़गान तालिबान से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ये मेरे ख्याल से बात को डाइल्यूट करने वाली बात है। उनका ये सवाल था कि हमारे बड़ी कुर्बतें रही हैं, और बल्कि अमेरिका तो हम पे ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, और तालिबान की वजह से हमने ये इल्ज़ाम अपने सर पे लिया। फिर 90s में हमने उनकी रजीम को एक्सेप्ट किया। फिर 2021 में भी जब इनखला हो रहा था, हम जब US का इनखला हो रहा था, हम बड़े बड़े दावे कर रहे थे उनके साथ, और हम इस चीज़ के ख्वाह थे कि बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके साथ होंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हुई है, हमें जो है इस बात को एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ताल्लुकात नहीं थे। तो उस पर जो है DGISPR ने मिसाल भी दी कि 90s में जो तालिबान थे वो मुख्तलिफ नौइयत के थे, अब वो इवॉल्व हुए हैं, मतलब इवॉल्व आप हो सकते हैं अच्छाई के लिए भी, बुराई के लिए भी। तो वो कह रहे थे कि उनका अब बिल्कुल माइंडसेट जो है बिल्कुल चेंज हो गया। तो मुख्तलिफ तालिबान थे जिससे अच्छे ताल्लुकात थे, और अब जो तालिबान है वो मुख्तलिफ है। लेकिन साफ़ियों ने बहरहाल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखा कि पाकिस्तान बतौर रियासत हमेशा जो है वो उनको सपोर्ट करता हुआ आया है, और अब हमें चाहिए कि हम अपने अंदर देखें कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ थे। तो ये तो आज का अहवाल था। अब आते हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी अरसे से ये खबरें गर्दिश कर रही थी, और हमने ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड तो फिर भी नून लीग के लोग बता देते थे, ऑन रिकॉर्ड जब भी हमने उनसे पूछा है वो कहते हैं कि नहीं 27वीं तरमीम तो आ नहीं रही, जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपने पोस्ट में ये बता दिया कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो PMLN का डेलीगेशन था उसको हेड कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी है। और फिर उन्होंने 3-4 चीज़ें लिखी है कि प्रपोजल में क्या क्या है। एक तो प्रपोजल पे आने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको पहली मरतबा आके ऑफिशियली बताया कि 27वीं तरमीम की बात हो रही है। क्या वजह है कि नून लीग ने आज तक नहीं बताया इसको, और क्या वजह है कि बिलावल साहब ने फ़ौरन बता दिया? तो एक तो देखें, इससे बड़ा जाहिर होता है कि बिलावल साहब शायद ये चाहते हैं कि इस मामले पर ट्रांसपेरेंसी रहे, अगर हमें अप्रोच किया गया है तो ये डिस्क्रीट या खुफिया ना रहे, इसको पब्लिक में ले आए।
और आमतौर पे वही फरीक पब्लिकली लाता है चीज़ों को जब उनको कुछ चीज़ों पे रिजर्वेशन होती है, खदशात होते हैं, तो वो फिर चाहते हैं कि ये मामला पब्लिक हो जाए ताकि पब्लिक डोमेन में इस पर बहस शुरू हो जाए। वरना तो लॉजिक ही होती ना कि नून लीग बताती कि देखें हम ये 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं और इस पर हम बहस करने जा रहे हैं, इस पर हम दूसरे अपने इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। ये नहीं हुआ। उन्होंने कल मीटिंग की, आज मीटिंग की, वो खुफिया रखी गई या डिस्क्रीट थी, एटलीस्ट उनकी तरफ से पब्लिकली कोई बात नहीं आई। बिलाल भुट्टो जरदारी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने इस पर पोस्ट किया है। और 26वीं तरमीम भी आपको याद है सडनली लैंड कर गई थी, ओवर वीकेंड वो पास हो रही थी, फिर उसका जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तब्दीली की गई और फिर एक माह बाद दोबारा एक ड्राफ्ट आया 26वीं तरमीम का। लेकिन नून लीग ने उसको उस वक्त भी बड़ा खुफिया रखने की कोशिश की थी। तो बरावल साहब ने ये बता दिया। दो तीन चीज़ें, एक तो वो कह रहे हैं कि प्रपोजल इंक्लूड्स सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि साल पहले एक अमेंडमेंट आई 26वीं जिसमें आईनी कोर्ट तो नहीं बने, आईनी बेंचेस बन गए। अच्छा, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारे तो मंशूर में है कि आईनी कोर्ट बनने चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने आईनी कोर्ट की नहीं, आईनी बेंचेस की हिमायत की। ये दोनों पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये कहते रहे कि आईनी बेंचेस इसलिए बनना ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आईनी सियासी मामला जब बेंचेस के सामने जाते हैं उस पर लंबी लंबी हेयरिंग होती है, इसलिए जो अपील के मैटर्स हैं जो लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से आए होते हैं वो फिर तातुल का शिकार हो जाते हैं। तो पहले तो ज़रा इस चीज़ को एवेल्यूएट करें, असेस करें कि पिछले एक साल में क्या सुप्रीम कोर्ट का बैकलॉग बहुत कम हो गया है, क्या आईनी अदालतें बनने से या आईनी बेंचेस बनने से क्या केसेस जो थे पेंडिंग वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं या उन पर वर्डिक्ट आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, कोई बैकलॉग में कोई खातर खा कमी नहीं आई है। और दूसरा ये कि आईनी बेंचेस ने इटसेल्फ कितने केसेस जो है रिजॉल्व किए हैं, 3 या 4 वर्डिक्ट है जो उनके आए अब तक। तो ऐसा तो नहीं कि आईनी बेंचेस बनने से बहुत ज़्यादा आपने बैकलॉग कम कर दिया हो, बल्कि हमने ये देखा है कि आईनी बेंचेस बनने के बाद जो अदलिया है उसमें डिवीजन मजीद बढ़ा है। जो ख़तो किताबत फाइज ईसा साहब ने शुरू की थी उसमें तेज़ी आ गई है। जो सीनियर जजेस हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा हुआ है। ये एक और अलमिया है कि 1 साल बाद उसकी हियरिंग हो रही है और बहस अभी भी यही हो रही है कि 26वीं तरमीम को क्या फुल कोर्ट सुनेगा, और अगर फुल कोर्ट सुनेगा तो वो फुल कोर्ट कितने जजेस पे मुश्तमिल होगा या सिर्फ ये आईनी बेंचेस का इख्तियार है। तो वो एक इशू चल रहा है और इसने अदलिया को डिवाइड किया है। तो अब आईनी बेंचेस पिछले साल बनाई, क्या हासिल किया, और अब आईनी कोर्ट बनाने का क्या मकसद है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो आईनी बेंचेस बना के हासिल करना चाहती थी जो भी अपने मकासद, वो तो कर रही है या कर लेगी, या एटलीस्ट जो हुकूमत नहीं चाहती थी कि इलेक्शंस का ऑडिट हो और मामलात जाए, जो एक रिजर्व सीट वाला मामला था वो आगे बढ़े, उसको रोकने के लिए ऐसा लग रहा था कि आईनी बेंचेस बनाई गई हैं। तो वो मकसद तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व सीट्स भी जो है हुकूमती जमातों को मिल गई हैं, पीटीआई से ले ली गई। तो अब आईनी कोड बना के आप क्या हासिल कर लेंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ जजेस का है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ जजेस भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आए, जिसमें से एक 13वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिनको यहाँ पे बना दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, वो सीनियर मोस्ट हो गए। उसको चैलेंज भी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो फैसला बरकरार रहा। तो ये भी जो हदफ था, आपने कहा कि आईन में इसकी गुंजाइश है, हमने कर दिया। जबकि जो हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस की ये कहना था कि ये टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, ये मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को रद्द किया और आज सरफराज डोगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो अब जब ट्रांसफर ऑफ जजेस है, इस पर आप मजीद क्या करना चाह रहे हैं, ये एक सवाल है। अच्छा, अब जो मुझे लगता है कि जो अच्छा खासा पीपल्स पार्टी के लिए कंट्रोवर्शियल मामला है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड तो ये बात करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पर बात करते हैं, वो है रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी। अब ये देखें, ये मामला आज का नहीं है। 2017-18 में इफ्तार इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि जो एनएफसी अवार्ड है उसके तहत वफाक के पास बहुत कम पैसे हैं, सूबों के पास पैसे बहुत आ जाते हैं, वो डेवलपमेंट के काम भी करते हैं, बट वफाक कंगाल हो जाता है। फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बने, उन्होंने एग्जैक्टली सेम बात की और उन्होंने भी आदाद शुमार बताई कि अगर आप डिफेंस बजट निकाल दें फेडरल गवर्नमेंट के शेयर से, तो एक डिफेंस बजट निकाल दें और एक आप जो डेट सर्विसिंग जो हम लोन पे करते हैं, तो वफाक जो है वो कंगाल हो जाता है। फिर वफाक बाकी अपने तमाम अखराजात जो है वो कर्जा लेके करता है। अब यही बात जो है नून लीग की हुकूमत कर रही है, बट पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते हैं कम वॉट में प्रोविंशियल शेयर कम नहीं होगा। वफाक जो है वो अपने या तो रिसोर्सेज बढ़ाए टैक्स मजीद इकट्ठा करके, या जो सब्जेक्ट्स सूबों को डिवॉल्व होने चाहिए वो डिवॉल्व करे और वो तमाम महकमे वफाक बंद करे, अपने अखराजात अपने खर्चे कम करे। ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस पर। लेकिन यहाँ पे जिस प्रोटेक्शन की बात की जा रही है वो क्या है,
जब आखिरी 7th NFC अवार्ड आया था तो उस पर एक शिक थी कि जो सूबों का शेयर है विच इज 58%, बाकी 42% मिल जाता है वफाक को, वो 58% जो है ना वो बढ़ तो सकता है, यानी कि सूबों का शेयर 58 से 60 हो सकता है, लेकिन 58 से वो 56% नहीं हो सकता। लेकिन अब वो चाह रहे हैं ये प्रोटेक्शन हट जाए, यानी कि सूबे अपना शेयर कम करने पर राजी हो जाएं ताकि वफाक के रिसोर्सेज बढ़ जाएं और वफाक फिर अपने अखराजात कर सके। ये है बुनियादी बात। और पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि ये हम नहीं होने देंगे, और इसमें थ्योरीज भी हैं। देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में उनका एक किला है, वो चौथी मरतबा इलेक्ट हो गए। पंजाब में वो स्पेस नहीं बना सके हैं। बलूचिस्तान में तो आपको पता है कि जिस तरीके से हुकूमतें आती हैं, लेकिन क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई इमीडिएटली पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत अपने तौर पे बनाने में कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वो पंजाब में अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ाते, पंजाब का वोट बैंक नहीं लेते, तब तक उनका इन्हिसार सिंध पर होगा, सूबे पर होगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि सूबे का जो शेयर है वो कम हो। अच्छा, ऑन द अदर हैंड PMLN की ऑल्दो पंजाब गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट वफाक में भी है, तो उनको ये एहसास है कि वफाक जो है वो नहीं चल सकता इतने कम पैसों में, तो वो ये चाहते हैं कि इसमें तब्दीली हो। लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये कहती है, और मुझे लोगों ने ये कहा है पीपल्स पार्टी के कि देखिए, कनाल वाले इशू पर भी लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा। चोलिस्तान कनाल पे हम पीछे नहीं हटे, वफाकी हुकूमत को वो मौखर करना पड़ा, तो यहाँ पे उनकी यही पोजीशन है कि ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन इससे आगे पर यह भी लिखा हुआ है कि जो एजुकेशन और प्लानिंग है, पॉपुलेशन प्लानिंग, वो भी फेडरेशन को दे दी जाए। अब ये दोबारा मामला है 18वीं तरमीम का, और इसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि 18वीं तरमीम को तो रोल बैक नहीं करने देंगे। आज आप अगर सूबों से प्लानिंग पॉपुलेशन और एजुकेशन लेते हैं और ये वफाक को, फेडरेशन को आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कल को आप मज़ीद महकमे या मज़ीद जो डिविजन्स हैं वो लेंगे सूबे से और कहेंगे कि ये इख्तियार सूबे का नहीं है, ये वफाक का है। तो आहिस्ता आहिस्ता 18वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया जाएगा, जो पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी की ऑब्वियसली एक उससे इमोशनल अटैचमेंट भी है ना। जरदारी साहब कहते हैं कि देखो, मैंने अपने इख्तियारात दिए और अपने इख्तियारात मैंने ट्रांसफ़र किए, फिर हमने वफाक के इख्तियारात सूबों तक ट्रांसफ़र किए। तो पीपल्स पार्टी तो इस पर फिलहाल मानती हुई नहीं नज़र आ रही। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सियासत होगी, बहुत ज़्यादा बहस होगी कि इसको कैसे आपने रिजॉल्व करना है। और मैं एक बात बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वैसे पीपल्स पार्टी और PMLN जब 2021 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई थी PTI हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो कई इश्यूज़ के साथ, महंगाई हो गई और इमरान खान का 10 साल मंसूबा है कि वो जनरल फैज़ को चीफ बना देंगे और फिर 10 साल तक हुकूमत करेंगे। इसके साथ एक नुकता ये भी था कि PTI चाहती है कि सदारती निज़ाम हो, 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। ये सारे आप देख लें, इतने सारे आपको वीडियो शॉर्ट्स मिल जाएंगे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है। तो आज नून लीग पीपल्स पार्टी से इसी प्रपोजल पर डिस्कस कर रही है कि 18वीं तरमीम की ये जो 2-3 चीज़ें हैं, एजुकेशन और पॉपुलेशन, इसको आप जो है सूबे से हटा के फेडरेशन पे शिफ्ट कर दें। एक और प्रपोजल जो है इसमें वो है आर्टिकल 243 का, जो कि कहता है कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस। अब बजाय तो जब आप ये पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी कि इसमें क्या अमेंड हो सकता है, हुकूमत क्या चाहती है। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त जो ये आर्टिकल 243 है, ये 3 सर्विसेज चीफ़ की बात करता है, जिसमें आर्मी चीफ़ हैं, जिसमें नेवल चीफ़ हैं, जिसमें एयर चीफ़ हैं, और ऑब्वियसली ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इन तमाम सर्विसेज के। लेकिन हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि जो इसमें अमेंडमेंट आनी है, जो या जो प्रपोज़ की जा रही है, वो ये है कि इसमें जो फील्ड मार्शल का ओहदा है जो आसिम मुनीर साहब के पास है, उनको ये ऑनर दिया गया इंडिया से जंग जीतने के बाद, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी कवर दे दिया जाए। क्योंकि अब तक तो मैंने जैसे कहा कि सर्विसेज चीफ की बात है, तो जो फील्ड मार्शल का प्रेस्टिजियस एक ऑनर उनको मिला है, उसको भी आइनी कवर दे दिया जाए। और सिर्फ ये आइनी कवर नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो फील्ड मार्शल एक सिंबॉलिक ओहदा है ना। हो सकता है कि इसका नाम तब्दील कर दिया जाए। मुख्तलिफ बातें चल रही हैं इस वक्त। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जैसे इंडिया में बनाया गया था उनके आर्मी चीफ को, या चीफ कमांडर इन चीफ का कोई ओहदा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और ये मुमकिन तौर पे ये भी एक बात हुई है, मेरी एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स से जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बड़े करीब हैं, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है, जो कि एक सिंबॉलिक है, वैसे तो वो हेड करते हैं तीनों सर्विसेज, तीनों आर्म फोर्सेस को, लेकिन वो एक सिंबॉलिक ओहदा है। लेकिन अब ये जो कोई नया ओहदा होगा वो फील्ड मार्शल का भी हो सकता है, उसको ऑपरेशनल और कमांडिंग पावर्स भी दी जाएंगी। यानी वो तमाम फोर्सेस को हेड तो कर रहे होंगे, लेकिन सिंबॉलिकली नहीं, वो
बाकायदा कमांडिंग पावर्स के साथ होंगी। तो ये नून लीग के ज़राए बताते हैं, और मैंने एक बड़ी ख़ास, जो कि आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बड़े करीब है, एक सोर्स, उन्होंने कहा है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि इसमें जो ड्यूरेशन है, जो टेन्योर है, उसको भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, या हो सकता है कि टेन्योर हो ही ना, उसको छोड़ दिया जाए, यानी कि उसमें कोई टेन्योर की मुद्दत ही ना हो कि कोई फील्ड मार्शल बने या कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, जो भी मामला आता है, चीफ इन कमांड बने, कमांडर इन चीफ बने, उसका कोई ओहदा की कोई लिमिट ही ना हो। ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं कि ये अंडर डिस्कशन है। अभी तक इसका ड्राफ्ट तैयार है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी कई मिनिस्टर से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं इसका ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं है। अगर आप किसी भी मिनिस्टर से पूछेंगे, वो आपको बता सकेगा कि ये चीज़ें अंडर डिस्कशन है, बट इसका ड्राफ्ट अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि अब 27वीं तरमीम में मुमकिन तौर पे प्रपोज की जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि एक डेडलॉक होगा और कहीं ना कहीं बार्गेन हो सकता है पीपल्स पार्टी को कहें कि देखें, आईनी अदालत तो आपके मंशूर में है, तो आप आईनी अदालत ले लें, आप NFC में कुछ नेगोशिएशन कर लें, प्रोविंसेस का शेयर कम कर दें, या आप 18वीं तरमीम में जो है कुछ इख्तियारात कम करके सूबों के वफाक को दे दें, या आप कम से कम जो आर्टिकल 243 है उस पर सपोर्ट करें। तो ये अब नेगोशिएशन शुरू होंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब कोई फरीक पहले आके चीज़ को पब्लिक करता है तो इसका मतलब वो चाहता है, उसके कुछ खदशात है, कुछ रिजर्वेशन है, और वो चाहता है कि इन मामलात पर पब्लिकली डिस्कशन हो, एक डिस्कोर्स बने। तो ये मुझे लगता है बिलावल साहब ने पहल की है इस इनिशिएटिव के बाद, इसको ट्वीट करने के बाद। आज के व्लॉग में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।